जब हमने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई जो थी वो अरूज पर थी, वो आज 2.4% पे आ गई है। चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज का भी बावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। जब मैं चीख के पीट के बोल रहा था कि वो ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे ही सब कुछ चलेगा, ये खुद पीटीआई चाहती है कि वो जेल में रहे। वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, पाकिस्तान का सियासी माहौल जो है इस वक्त एक बसात बन चुकी है, जहां गैर यकीनी हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही है। कई खबरें हैं कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को वुसअत देने का फैसला कर लिया है, तो कहीं सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें नए पावर शेयरिंग फार्मूला पर बातचीत हो सकती है। अब इससे हटकर जो अहम पेशरफ्त इस वक्त खबरों की जीनत बनी हुई है, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या अफरीदी साहब की अदालती इस्लाहात के लिए कोशिशें और इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन से मुलाकातें हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई का वफ्द जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की उनकी जो है वो मुलाकात हुई, जिसके बाद ये अभी सियासी मंजरनामे का इस वक्त जो ये सारी खबरें हैं ये मरकज़ बनी हुई हैं, क्योंकि पीटीआई जो पहले ही कानूनी मुश्किलात में घिरी हुई थी, इस मुलाकात में अपने मुकदमात अदालती कार्रवाइयों में ताख़ीर, बानी पीटीआई को दरपेश मसाइल और उनसे मुलाकात ना होने के हवाले से शिकवे करती नजर आई है। जबकि चीफ जस्टिस ने पीटीआई के सिस्टम में रहने और बॉयकॉट से गुरेज करने का मशवरा दे दिया है। इस मुलाकात को लेकर आज बैरिस्टर अली जफर का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ने हमारा मौक़िफ़ तो सुन लिया है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई अंदरूनी तौर पर इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है, क़यादत के मसाइल संगीन होते जा रहे हैं और सोर्सेज ये भी बता रही हैं कि पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा बानी पीटीआई की पॉलिसीज़ बिलखुसूस लोगों को पार्टी से निकालने के फैसलों पर काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं और बानी के खिलाफ पार्टी में बगावत का खतरा भी मौजूद है। अब एक तरफ अदालती इस्लाहात के लिए होने वाली मुलाकात से पीटीआई सियासी रिलीफ की उम्मीदें लगा रही है और दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए सरगर्म भी है। लेकिन इस सारे मंजरनामे में पीटीआई में जारी अंदरूनी टूट फूट का हाल क्या निकलेगा, यहाँ ये सब देखना भी होगा और ये बहुत अहम होगा कि अगर अपोजिशन इत्तेहाद ताकत पकड़ता है तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी और क्या कोई नया पावर शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ सकता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इसी पर डिस्कशन करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। शौकत यूसुफ जही साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और बिलाल कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। शौकत साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो है वो सिस्टम का हिस्सा बने, हिस्सा रहें। सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो आपने बॉयकॉट किया था उस तरह के बॉयकॉट्स आपको नहीं करने चाहिए, और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि शायद अगर आप वो मीटिंग बॉयकॉट ना करते तो जो जजेस की सिलेक्शन है उसमें शायद कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती थी। क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि जो ये मशवरा आपको दिया जा रहा है ये इसके अगेंस्ट आपने माजी में जाके देख लिया, आप सिस्टम से निकल कर आपने देख लिया है और सिस्टम से निकल के आपने ये ऑलरेडी देख लिया है कि उसका फायदा कोई नहीं होता। इट्स अ टाइम टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूला। तो क्या कहेंगे, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस का मशवरा जो है वो एक अच्छा मशवरा है और उस पर आगे जाके कोई अमल पैरा हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, मशवरा हर एक अच्छा होता है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस अपने अदालती निज़ाम को ही दुरुस्त रख लेना और जो बैरूनी प्रेशर है और लोग जो खत लिख रहे हैं जजेस और उनके साथ जो उन पे जो प्रेशर डाला जा रहा है, इस हवाले से अगर वो काम कर लें और जुडिशरी को आज़ाद कर लें तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कारनामा होगा उनका। बाकी देखें, अभी मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त जो 26वें आईनी तरमीम हुई है उसमें उस हवाले से अगर क्या पेशरफ्त हो सकती है। तो क्या चीफ जस्टिस ये कहेगा कि चीज को वापस कर लें या इसको मेरा नहीं ख्याल है। सिर्फ ये था कि ठीक है, चीफ जस्टिस ने बुलाया, हमारे पहले उन्होंने हुकूमत से भी मुलाकात की, फिर अपोजिशन से भी की, हमारी बात भी सुनी, लेकिन होगा क्या? असल चीज तो ये है कि क्या इस वक्त जो अदलिया के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, क्या वो अदालती प्रेशर जो है वो खत्म हो सकता है?
जजेस जो है वो आजादाना फैसले कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये पहली दफा हुआ है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस दफा बड़े खुलकर ग्रुप सामने आए हैं कि जी ये हुकूमत का ग्रुप है, ये जो है ना ये अपोजिशन का जज है, और ये चीजें पहले नहीं थी, इस तरह खुलकर सामने नहीं आई थी जिस तरह आज हो रहा है। साहब मेरा ख्याल है ये नहीं हम कह सकते कि ये पहली दफा सामने आ रहा है। आपको याद है बंदयाल साहब का जो कोर्ट है उसमें बाकायदा एक बहुत बड़ी तफरीक जो है वो नज़र आती थी। वो कहा जाता था एक ग्रुप जो है वो जजेस का, बंदयाल ग्रुप जो है वो आपके साथ है, दूसरा काजी साहब जो जिसको सपोजिटली लीड कर रहे थे वो आपकी अगेंस्ट है। सो ये तो चीज़ ये नहीं कह सकते कि इस दौरे हुकूमत में या जब से जो है ये नो कॉन्फिडेंस आया उसके बाद से आई है, ये चीज़ तो काफ़ी देर से जो है वो शुरू हो चुकी है, आपके दौरे हुकूमत में शुरू हो चुकी थी। गलत है, इसको कोई ये मैं नहीं कहूँगी, कंडोन नहीं करूँगी, ये इसको एंडोर्स नहीं करूँगी। हमारे दौरे हुकूमत में शुरू नहीं हुई थी ये इस तरह सामने इस तरह खुलकर नहीं था जो आज है। आज तो बिल्कुल सब यानी नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक देखे ना आप, जिस तरह जजेस को वो किया जा रहा है, ओब्लाइज किया जा रहा है, जिस तरह जजेस ने फैसले किए हैं नीचे जो लोअर जुडिशरी है, तो अदालती सिस्टम तो कहीं का वो नहीं रह गया ना। क्या एक मुजरिम की अगर मुजरिम भी है सपोज और उसकी जमानत हो जाती है तो जी फौरन उसको फिर अंदर करो जी, दूसरा मुकदमा। ये जो चीज है ना ये तो बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई हो रही है और इससे जजेस अदलिया के ऊपर असर पड़ रहा है। हुकूमत तो अपना काम निकाल रही है, हुकूमत क्योंकि सारे हुकूमत के कहने पे हो रहा है, क्योंकि नाजायज हुकूमत है। अब आप कहेंगे कि जी चलने दे, हुकूमत को चलने दे, भाई कैसे चलने दे जब एक जमहूरियत की नफी हो रही है। आपका आइन में तो जमहूरियत है, अवामी मैंडेट है, जब अवामी मैंडेट ही नहीं है तो कहाँ से इसको चलने दे, कहाँ से इसका फायदा होगा आवाम को? क्या फायदा हुआ है आवाम को, मुझे बताएं। चले इससे पहले भी शहबाज शरीफ 1.5 साल 2 साल वजीर आजम रहे, फिर अब दूसरी मरतबा आए हैं, तो आवाम को 1 रुपए का रिलीफ दिया है अभी तक? क्या रिलीफ दिया बताएं ना। इन्होंने तो हुकूमत खत्म ही इसलिए की थी, महंगाई आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा शर्मिला साहिबा की तरफ चलती हूँ, फिर बिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शर्मिला साहिबा, जो इस वक्त पीटीआई पे बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है कि बजाय इसके कि इस्लाहात के लिए वो कोई अपने जो हैं वो कोई पॉइंट्स पेश करते, कुछ तजावीज़ अपनी देते, उन्होंने जो एक पर्सन स्पेसिफिक अपनी जो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सामने रखी। वो क्रिटिसिज्म अपनी जगह, बट ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये जो इस वक्त जो वो बातें कर रहे हैं ये हर वो पॉलिटिकल पार्टी करती है जब वो अपोजिशन में होती है, स्पेशली ज़ेरे अताब होती है। मुझे याद है बीबी साहिबा का, आपको भी याद होगा कि मुकदमात जो हैं, जैसे आज पीटीआई कह रही है कि एक शहर में मुकदमा लगा है और कुछ घंटों बाद या कुछ अगले ही दिन जो है विच वाज वर्चुअली इम्पॉसिबल वो दूसरे शहर में जो है मुकदमा लगा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मसले भी जो हैं ये सॉर्ट आउट होने चाहिए? बेशक इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेन कर रही है, लेकिन इससे जो तासुर जा रहा है वो ये है कि इस वक्त जुडिशरी जो है वो एक हुकूमत की, एक पार्टी का और सिस्टम का जो है वो आलाकार बनी हुई है। तो क्या आपको लगता नहीं है ये भी चीज़ जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, एड्रेस होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली ये एक नेवर एंडिंग विशियस सर्कल बन चुका है कि जो भी ऑपोजिशन में जाता है वो अपनी मुसीबतों को गिनवाता रहता है और जो हुकूमत में होता है वो उसके ऊपर कान नहीं धरता। अब मसला क्या है, देखिए जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, जो पहली मेडन स्पीच दी थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली में, उन्होंने बाकायदा पीटीआई को दावत दी थी कि आइए आप इस्लाहात करें हमारे साथ, ये एक बेहतरीन मौका है। आप जुडिशल रिफॉर्म्स भी लेकर आए हमारे साथ और आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी लेकर आए हमारे साथ। और उन्होंने ये याद दिलाया था कि जब 2018 में हम हॉल के उस तरफ होते थे और जब हम फॉर्म 45 मांगते थे तो आप हम पे हंसते थे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आपके पास एक और मौका है, इस मौके को आगे लेके चलते हुए आप हमारे साथ बैठ के इस्लाहात करें। ये 1 साल पहले की बात है जब पहली बार ओथ उठा के तमाम मेंबरान असेंबली में आए थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच दी थी। 1 साल गुजर गया मारिया, इन्होंने उस बात को संजीदगी से नहीं लिया। ये हमारी भी ख्वाहिश है कि तमाम जमातें बैठे और इस किस्म के इस्लाहात लेकर आए कि ये जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी सही मुकदमात होते हैं, कभी गलत होते हैं, ये एक हकीकत है अनफॉर्चुनेटली, ग्राउंड रियलिटीज है ना पाकिस्तान की, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डर्टी पॉलिटिक्स। इसका खात्मा होना चाहिए।
लेकिन उसके लिए फिर ऑपोजिशन को साथ बैठना पड़ेगा ना. यू कांट हैव पर्सन स्पेसिफिक पॉलिटिक्स कि आपका जो एंड ऑल एंड बी ऑल है वो यही है कि खान साहब को छुड़वाना है और वजीर आजम बनाना है. तो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये तो मामला नहीं चल पाएंगे ना. ये फिर आप किसी के लिए कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं. आप बैठे असेंबली में और आप ऐसे इस्लाहात लेकर आए. देखें, ऑपोजिशन इज ऑलमोस्ट अ शैडो गवर्नमेंट. इनकी जिम्मेदारी है कि ये हुकूमत की पॉलिसीज को एक्सपोज करें और इस्लाहात प्रपोज करें. इन्होंने तो कोई इस्लाहात, प्राइवेट मेंबर डे होता है, इनसे पूछें कि कभी इन्होंने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कोई बिल डाला है या कभी कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स का कोई बिल डाला है. कोई कोशिश भी की है इन्होंने, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड. आपने अगर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो पार्लियामान ही वो फोरम है जहां से आप बेहतरी की गुंजाइश पैदा कर सकते हैं. कोई और फोरम नहीं है. और जहां तक आपने बात करी जुडिशरी की, देखिए आई विल नॉट लेबल जुडिशरी एज सच, जिस तरह आपने कहा. देखिए, हमारे लिए तमाम जज साहिबान मोहतरम है, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो. वो जज जो आपको कहता है गुड टू सी यू, वो की बात कर रही हूँ. ये मेरे भी अपने पर्सनल व्यूज नहीं है, मैं इल्जाम की बात कर रही हूँ कि इल्जाम लगता है कि सिस्टम का, तो फिर इल्जाम होता है ना. जब आपने इल्जाम लगा दिया तो सामने वाले की तो फिर कैरेक्टर असैसिनेशन हो गई ना. फिर वो साल गुजर जाते हैं अपनी सफाई देते हुए. लेकिन इनका मसला ये है, इनको तो जज साहिबान वही पसंद है जो उनको कहते हैं गुड टू सी यू. बाकी तो जज साहिबान इनके लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना. और आपने देखा होगा जलसे जुलूसों में खड़े होकर इन्होंने छोड़ा किसको है, क्या जज, क्या मुंसिफ, क्या इलेक्शन कमिश्नर, क्या कोई सियासतदान, किसी को उन्होंने माफ किया. सही. ये मेरा ख्याल है हमारे सिस्टम का बिलाल साहब अलमिया है कि जो भी जज या जो भी मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो भी बैठा हुआ है, जब तक वो हमारे साथ हमारे मतलब के फैसले दे रहा है, बेशक वो एक अनबायस्ड फैसले हों, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि वो हमारे अगेंस्ट फैसला आ रहा है तो वो सिस्टम पूरा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, खा वो इलेक्शन कमीशन हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी. बट कमिंग बैक टू व्हाट वी डिस्कसिंग, जैसे शर्मीला साहब अभी ये कह रही हैं कि हमारे मुल्क का एक विशियस साइकिल है. ये हम देखते हैं कि जब भी कोई भी पार्टी ऑपोजिशन और स्पेशली ज़ेर अताब आती है तो ये इसी किस्म के जो हैं हटकंदे उनके साथ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं. क्या आपको नहीं लगता कि जो भी इस वक्त PTI बात कर रही है, गो के पर्सन स्पेसिफिक बातें हो रही हैं, बट ये हमारी सियासी निज़ाम का एक अलमिया है कि मिलने नहीं दिया जा रहा, बात नहीं कराई जा रही, व्हाटएवर जो भी सारी चीज़ें हैं. जुडिशरी को इस पे कोई एक्शन जो है वो लेना चाहिए ताकि एक जो ये एक स्टिग्मा लगा हुआ है जुडिशरी पे कि अगेन वो हुकूमत के साथ जो है वो हुकूमत को फैसिलिटेट कर रही है, वो उस कलंक को जो है वो धो सकें. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मारिया साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का. देखिए मैं तो फ्रैंकली हम रोज़ाना टॉक शोज़ पे होते हैं और मैं तो इस इक्विवेलेंस से ही डिसएग्री करता हूँ जो ड्रॉ की जाती है कि जो PTI के अपोजिशन का दौर है और ये इसको कहना कि क्योंकि PTI अपोजिशन में उसके लिए उसके साथ आज ये हो रहा है और इसकी इक्विवेलेंस उन अदवार से ड्रॉ करना जिसमें PMLN या पीपल्स पार्टी जिन मुश्किलात से गुजरी और पिछली दहाइयों से गुजरी है, काफ़ी दहाइयों से. नवाज शरीफ साहब को बार बार निकाला गया, बार बार वो मज़ीद मजबूत होकर वापस आए, उसकी और इसकी कोई इक्विवेलेंस है ही नहीं. देखिए मेरे नज़दीक आप कहाँ पे पनामा के नाम पर केस शुरू करके इकामा निकालना या उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जिस तरीके से किला अटक में डाल देना, उसकी किस तरह इस 9 मई के साथ या 190 मिलियन पाउंड के साथ या इस तरह की जो वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट हमने देखी है बाकायदा इस जमात को करते हुए, देयर इज़ नो इक्विवेलेंस बिटवीन मेड अप वाइट कॉलर क्राइम्स क्योंकि या इकामे बनाने में और इन केसेस में तो कोई मवाजना नहीं पर है. वो बात है, देखिए ना, अगर एक केस में बेल मिल जाती है तो फौरन दूसरा केस जो है रेडी हो जाता है. नहीं देखिए मैं मारिया साहब आई डोंट नो अबाउट द स्पेसिफिक्स, ऑल आई विल से इज दिस. देखिए जस्टिस शुड बी डन और मेरे ख्याल से कोई भी किसी भी जुडिशरी को कोई स्टिग्मे उतारने के लिए फैसले नहीं करने चाहिए, फैसले करने चाहिए जो मेरिट पे हो. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है जुडिशरी का फैसला है कि जी फोन पे बात कराई जाए बच्चों से या कोई फैसिलिटीज हैं वो दी जाए, उनकी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर दे सीम कॉम्प्रोमाइज. मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को जो सहूलियात मिलती आई, आप पिछले साल डेढ़ से देख रहे हैं, हर दिन तो तकरीबन या वो सहाफ़ियों से बात कर रहे होते हैं या वो जमात के किसी न किसी बंदे से मिल रहे होते हैं. रोज़ाना आप लोग रिपोर्ट मतलब कि मीडिया रिपोर्ट करता है. दूसरा, उनको जो खाने के उनके मेन्यू हैं, ये तो आम शहरी बाहर भी जो कैद में नहीं है उससे भी बेहतर मेन्यू उनका वहाँ पे जाता रहे.
उनको वहाँ पे किताबें, टीवी की सहूलियात और जिम की इक्विपमेंट की रिपोर्टर्स करते रहे हैं, जो चीज़ें उनके पास फराम रही हैं, इनको जेल मैनुअल से बढ़ चढ़ के सहूलियात मिलती रही हैं, बरअक्स उस तरह के रवैये के जो कि 18 से 22 के दौरान खान साहब ने खुद किया, हमारी सियासी क़यादतों के साथ किया, नवाज शरीफ साहब के साथ किया, मरियम नवाज साहबा के साथ किया। शहबाज शरीफ साहब को कुर्सी नहीं, कि इनको कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए, इनकी कमर का दर्द नमाज ना पढ़ सकें, इनको खाने या दवाइयाँ ना मिल सकें, जिस तरीके का एक थानेदारी का काम बाकायदा खान साहब ने उस टाइम पे किया था, माजरत के साथ मैं इसलिए नहीं कि मुझे कोई शौक है, मगर ये अब ये एक कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम तो ये कहते हैं जी कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी उनको राइट बनता है उनको मिल जाए और मिलना चाहिए, बाकी जुडिशरी should implement it. That's what I'm sorry for interjecting. What I'm trying to say is कि अगर वो ये let's suppose गलत बयानी कर रहे हैं, मेरे बच्चों से मेरी बात कराएगी, नहीं देखिए बच्चों के बारे में बात देखिए, बात ये है, ये माय अंडरस्टैंडिंग इज एक लेमन की है, मगर मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कॉल्स शायद उसमें नहीं होती। देखिए अब लेकिन कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है ना कि बात करवाई नहीं, देखिए फिर बेशक, मगर ये भी फिर इम्तियाजी सलूक तो हुआ ना। फिर क्या पाकिस्तान में आपने हर कैदी को इंटरनेशनल कॉल्स देनी है? या तो ये फैसला कर लें, क्यों इमरान खान के लिए, एक कॉन्विक्ट के लिए क्यों, फिर हर कॉन्विक्ट को दें। दूसरा, मारिया साहिबा, मैं इन फैमिली की चीजों में नहीं पढ़ता, बट आई डू फाइंड दिस वेरी ऑड, व्हाई हैज दैट फैमिली नॉट कम हियर टू मीट हिम? एक शख्स है उसके, तो बहरहाल, बट माय पॉइंट इज कि आप जेल मैनुअल के अंदर रहते हुए जो हुकूकें मिलने चाहिए, मैं तो खैर बहरहाल इससे इत्तफाक नहीं करता कि उससे बढ़ चढ़ कर उनको कोई ऐसी इजाजतें मिलनी चाहिए जो उनको मिलती रही हैं, ना कम ना ज्यादा। तो अगर आपने आज आके ये कहना है कि सहूलियात नहीं मिल रही, तो फिर ये एतराफ़ भी करें कि जो सहूलियात मिल रही हैं और रोजाना की जो एक्सेस है जो और कैदियों के पास नहीं होती। बट इफ आई मे ऐड, देखिए अगर कोई जो भी बात कर रहे हैं कि और कैदियों के पास भी ये होनी चाहिए, आई एम श्योर कि जिस वक्त मुलाकात का दिन होता है तो उस वक्त ये फ़ोन कॉल्स भी हो सकती होंगी, जो विजिटर्स जाते हैं, अगर कोई बाहर है, इंटरनेशनल कॉल्स की जहाँ तक बात है, आई एम श्योर दे मस्ट बी अलाउड। एक गुजारिश, अगर कोर्ट एक ऑर्डर दे रही है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, अगेन दैट रिफ्लेक्ट्स पोरली ऑन द कोर्ट, उससे वो तासुर बढ़ता है कि कोर्ट जो है वो शायद एक आलाकार के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, या जो भी, और अगर ये फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं तो आप सामने ला के रखें कि जी ये देखें फलाने टाइम इनसे फलाने जो मुलाकात लोग करने आए उनकी मुलाकात कराई गई, उनको कोई डिनाई नहीं किया गया, बच्चों से बात कराएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इट वोंट बिकॉज उससे सारा सिस्टम जो है उस पर सवालिया निशान जो है लगना शुरू हो जाता है कि क्या है ये। रोजाना इनके लोग जाके मिलते हैं, फिर जो नहीं मिलने दे रहे, फिर उनको नहीं, वो जो नहीं मतलब कि आप चाहते हैं बनी गाला का ड्राइंग रूम बन जाए, नहीं हो सकता। नॉट एट ऑल, जो मुलाकात के दिन है उस पर जो जेल मैनुअल है क्या आप रोजाना अडियाला जेल के बाहर इनका कोई ना कोई शख्स खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा होता कि आज हम खान साहब से मिले, उनसे मैंने अपने गलों का इजहार किया, मैंने फलाने के खिलाफ शिकायत लगाई, उन्होंने इनके राजीनामे करवाए। ये रोजाना हम तमाशे देखते हैं, बाहर एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, अंदर जाके राजीनामे हो रहे हैं, खान साहब ने राजीनामे कराए, खान साहब का आज ये बयान आया, फिर उनके नाम से ट्वीट हो रहे हैं, रोजाना का एक सर्कस लगा हुआ है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि बनी गाला का ड्राइंग रूम बन जाए तो माजरत के साथ ये ड्राइंग रूम तो बिल्कुल नहीं हम चाहते, लेकिन मगर देखिए आई हैव नो इंटरेस्ट, बात भी करा दें जी, कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाए। बदकिस्मती से तो हम जब जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसमें तो बेतहाशा अदरवाइज भी हमारे निज़ाम के अंदर एक ऐसी कमियां हैं जहाँ पे जुडिशरी के हवाले से भी ज़ेर इल्तवा केसेस या जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज आते हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू दिस केस, मगर ओवर आर्चिंग बात यही है जी कि खान साहब को जो सहूलियात जेल में मिली हुई हैं वो जेल मैनुअल से और उनके हकूक से बढ़ चढ़ कर उनको मिलती रही हैं और मिल भी रही हैं जी। चले शौकत यूसुफ साहब, जो शर्मिला साहिबा भी बात कर रही थी वो एक वैलिड पॉइंट है कि आप अगर ये सारी ऑब्वियसली हमारे सिस्टम की जो है वो इश्यूज हैं, बट हैविंग सेड दैट जब आप इस तरह की बात करते हैं गो के यू नो एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, मैं ऑलरेडी उसको इंडोर्स कर चुकी हूँ कि अपोजिशन में जो जमात आती है वो ज़ेर अताब इसी तरह की शिकायत करती है और ये चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए। लेकिन जो अगर आम आदमी की हम बात करें, इससे लगता है कि हम सिर्फ खास की बात इस वक्त कर रहे हैं, जो आप पे इल्ज़ाम भी लग रहा है, जो बात भी कर रही हैं शर्मिला साहिबा, क्या वजह है कि जिस तरह वो कह रही हैं कि जिस दिन प्राइवेट मेंबर डे होता है तो कोई भी बिल आप लोगों की तरफ से जुडिशल रिफॉर्म्स पे नहीं आया, अब ये कह देना कि नहीं जी हमारी तो सुनी नहीं जाएगी, सिस्टम कैसे चल रहा है, बट एट द सेम टाइम आपने वो बॉक्सेस तो टिक करने हैं ना, वो तो आपने चेक करने हैं कि हमने ये किया, देखिए इस पर कुछ नहीं हुआ, वो तो आपने चीज़ें करनी है। अवाम आपसे, जो इन्होंने आपको वोट दे के भेजा, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो पार्लियामानी सिस्टम होता है ना, मैं भी 9 साल रहा हूँ, देखिए जब आप माहौल बना के नहीं देंगे ना तो उस वक्त तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ कोई ताउन करेगा। जब आप माहौल इतना खतरनाक बनाते, पंजाब के अंदर कोई सियासी बंदा सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकता, कोई जलसा नहीं कर सकता, कोई घर में अपने झंडा नहीं लगा सकता। सर पार्लियामेंट में तो जा सकते हैं ना, पंजाब असेंबली में जाके कोई बिल इस तरह के जमा करा सकते हैं, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। हुकूमत के साथ देखें,
मैं यही कह रहा हूँ ना कि पार्लिमानी सिस्टम तब मजबूत होगा जब आप पॉलिटिकल आज़ादी देंगे। अगर आप सियासी आज़ादी नहीं देंगे लोगों को, इतना बड़ा सूबा है पंजाब जिससे 3 सूबे बन सकते हैं, उसमें जो है ना, उसमें आप सियासी एक्टिविटीज नहीं छोड़ रहे हैं। हम कहते हैं जी हमें मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दे दें, तो जी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है इसलिए अच्छा चैंपियन ट्रॉफी के बाद दे दें, लेकिन दे तो दें ना। आप कह देंगे जी चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम जलसे की इजाजत दे दें। एक तरफ आप कहते हैं लोग आपके लिए नहीं निकलते, भाई नहीं निकलते तो हम एक्सपोज होंगे ना, चलो हमें एक्सपोज करो। आप कह दें कि जलसा कर लें जी, तो शौकत देखिए शौकत साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी वो बात बिल्कुल अपनी जगह, वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन ये कहना कि जो जहां आपको फोरम एक मौजूद है, जहां आपके पास एक्सेस मौजूद है, वहां पर भी आप ये कह रहे हैं कि आप कोई बिल नहीं जमा कराते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इससे कोई समझ नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर देखिए मारिया साहिबा, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना मुल्क के अंदर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो वो है। आपके पास किस कानून की एक्सपोज करें हुकूमत को रूल ऑफ लॉ नहीं, हमने ये बिल जमा कराया, उसका उस पे किसी ने कोई कान नहीं धरा। भाई किस तरह, कौन से बिल की बात आप कर रही हैं जो ऑलरेडी हैं? मैं कानून की बात कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। आपकी बात वो तो छोड़े कि आप नए कानून बनाए, जो कानून बने हुए उस पर क्या अमल हो रहा है? क्या रूल ऑफ लॉ है? क्या किसी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है? यहाँ तो इसी तरह सड़क के बीच में से आपको उठा के ले जाएगी पंजाब पुलिस कि जी इन पे मुकदमात हैं, फिर उसके ऊपर 20-30 मुकदमात एक ही टाइम बना के वो पेश कर देगी जी इस पर। ये देखिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ये मेरे भाई ने बात की ना कि इमरान खान के साथ स्पेशल वो हो रहा है, बड़ा जेल मैनुअल से कोई ज्यादा ही मिल रहा है। कोई कौन सी चीज ऐसी है जो जेल मैनुअल से ज्यादा मिल रही है? अब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के लिए तो बाकायदा जेल के सामने कोठी खरीदी गई थी कि जी ये आम खाना नहीं खा सकता, इसके लिए सुबह पाए होने चाहिए, फला मेन्यू होना चाहिए। आपके मुंह से सुन रही हूँ मैंने, माजरत के साथ, एक तो वैसे हार्ट पेशेंट थे, मेरा ख्याल पाए वो खाते होंगे सुबह। चैलेंज करता हूँ मारिया, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई इसको डिनाई करते कि सामने मकान खरीदा गया था बाकायदा जेल गेट के सामने, ये अगर किसी ने डिनाई कर दिया ना तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो फिर शौकत यूसुफ ज़ई साहब, तो इसका मतलब तो वो तो उस वक्त तो आपके पास कंट्रोल था ना, तो आपने फिर ये वाकई सहूलियत दी हुई थी। तो इमरान खान साहब बाहर ये कह रहे थे मैं इसी भी मैंने उतरवा दी है, फलाने का ये भी कर दिया, और अंदर आप ये सहूलियत दे रहे थे। नहीं देखिए, इमरान खान ने कहा ऐसी उतरवा देंगे, लेकिन उतरवाया नहीं, उतरवाया ना। देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं ना कि जेल मिनिमम से ज्यादा मिल रहा है, तो जेल मिनिमम में तो बाहर का खाना नहीं है, लेकिन वो आता रहा। किसी दिन रोका है? एक दिन रोका है कि जी खाना मत ले जाए नवाज शरीफ साहब के लिए? देखिए इस मुल्क के अंदर ये मेरी बहन बैठी हुई है, इनसे पूछें कि एस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज्यादा फेवर जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिली है, उनकी फैमिली को मिली है। आज तक आप देखें जितने भी केसेस में हुए हैं, उनको फौरन बस जी बस चाहे बाहर जाए, किधर भी जाए, जो सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रहा है ना, आज तक किसी लीडर के लिए नहीं रहा है। जितना उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जितना उनको, वरना इनके आप एक्शन देखें ना, जो काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि प्लेटलेट्स क्रिटिकली लो हैं और इसलिए उनको भेजना जरूरी है। आपने खुद उस वक्त जो है, आपकी एक पूरा टीम बनी थी जिसने ओनस जो है उस पर लिया था। या तो आप कहें कि वो टीम कॉम्प्रोमाइज थी और वो भी एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्शंस दे रही थी। अब ये तो मेरी समझ से बाहर है। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है शौकत साहब। अच्छा हुआ, देखिए हमें उससे कोई गरज नहीं है, अच्छा हुआ। चलो अगर वो यहाँ पे तंग थे, परेशान थे, वहां चले गए, सेहत बन गई, वापस आए, कितने बड़े बड़े केसेस थे एयरपोर्ट के ऊपर ही, सबको बुला के एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ, तो इसी पॉइंट से जो है गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उससे बिल्कुल रिलेटेड मेरा अगला सवाल था कि इस मुल्क में जब 26वीं तरमीम लाई गई तो उस पे ये कहा गया कि इसको लाने का जो उसके पीछे मोहरकात थे वो ये थी कि जी स्पीडी जस्टिस होगी, एक आम आदमी के लिए जो इंसाफ की फराहमी है वो बेहतर होगी। लेकिन हमने देखा कि फोकस जो है वो ख़ास पर है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, जहाँ तक आम आदमी बड़ी मुश्किल से पहुँचता है, फोकस वहीं तक है। जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे किसी का कोई फोकस ही नहीं है। शर्मीला साहबा क्या कहेंगी, इससे जो तासुर बन रहा है कि ये जो अदालती निज़ाम है इसमें जो इस्लाहात भी की जा रही हैं वो ख़ास को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए है, वो आम जो है उसकी फैसिलिटेशन के लिए नहीं है, क्योंकि कोई कंसंट्रेशन, कोई जजेस का निज़ाम या लोअर जुडिशरी को बेहतर करने की कोई बात अभी तक नहीं हो रही है। मारिया, देखें, अब अगेन दिस इज अ वास्ट टॉपिक एंड दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इसको हम सबको संजीदगी से लेना चाहिए, अब बिलखुसूस जुडिशरी को खुद इसको संजीदगी से लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो इस अदालती निज़ाम से नाखुश है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। साल हाँ साल मुकदमा चलते हैं। आई गिव माई ओन एग्जाम्पल। मेरे एक लैंड का मसला पिछले 18 साल से चल रहा है, विच माई फादर वॉज डीलिंग, एंड नाउ सिंस ही इज नो मोर, पिछले 4 साल से तो मैं उसे डील कर रही हूँ। और नंबर लगते हैं क्योंकि इतने सारे मुकदमात हैं, जज साहिबान कम हैं, तो वो नंबर ही नहीं आता। और जिस दिन नंबर लग भी जाता है तो उस दिन सामने वाला आके एडजर्नमेंट मांग लेता है। इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। देखिए, ये जो जिरगा सिस्टम हमारे मुल्क में राइज हुआ है, विच इज एन इलीगल जुडिशियल सिस्टम, पैरेलल जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, ये क्यों हुआ है? तो लोग कहते हैं जिरगे में फैसला करवा लो, ना वकील करना पड़ेगा, फैसला हो जाएगा और जान छुट जाएगी। ये हुकूमत का फोकस इस तरफ होना चाहिए। हर साल जुडिशियल रिफॉर्म्स आते हैं, जुडिशियल पॉलिसी बनती है, जज साहिबान बैठते हैं, ये अदलिया को खुद देखना पड़ेगा। देखिए, But don't you think, शर्मिला साहबा, as an ally of the government party, आप पे भी एक ओनस आता है कि आप भी इस पे जो है वो कुछ आवाज उठाएं, इस पे बात करें, बिकॉज 26वीं तरमीम लाने के पीछे मोहरकात तो यही थे ना? देखें, यही था, इसलिए हमने कहा था कि जुडिशियल बेंच बना लें। तो ये जो 5-10% मुकदमात होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के होते हैं, ये अदालत का 90% वक्त खा जाते हैं, तो बाकी मुकदमात तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब लेट्स सी इस चीज को करने के बाद क्या बेहतरी आती है। दूसरी चीज ये है कि आई डोंट नो हाउ पीपल लुक एट दिस, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बाकी लोगों का, लेकिन मैं समझती हूँ अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब जो है अपोजिशन से भी मिले हैं, उनकी भी इनपुट ली है, वजीर आजम और उनकी टीम से भी मिले हैं, उनकी भी इनपुट ली है, ये अच्छी बात है। कुछ लोग इसको बड़े क्रिटिकली देख रहे हैं, बट आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। बिकॉज देखें, आपकी अदलिया और आला अदलिया अगर बैठती है अपोजिशन और हुकूमत के साथ, तो वो ये जरूर डिस्कस करेगी कि कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो रेप के केसेस हैं उनकी जो कन्विक्शन रेट है दैट इज 3%। इट्स एम्बैरेसिंगली लो। तो इस पे देखना है। डोमेस्टिक वायलेंस के कहते आम आदमी के इश्यूज है ना, इनहेरिटेंस के लॉज। मुझे याद है कि कोई 6-7 महीने पहले जो काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक खातून की, बेवा के इनहेरिटेंस का फैसला जो उन तक पहुंचा, और वो फैसला 26 साल बाद वो फैसला हुआ, 26 ईयर्स लेटर, जबकि आपको आपका कानून और शरिया ये आपको ये हक देता है। तो ये एक आम आदमी के इश्यूज है, और हर शख्स बड़े बड़े महंगे वकील नहीं कर सकता और अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकता है। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है, हुकूमत को भी और अदलिया को भी। कहाँ पर लूप होल्स हैं, लेट्स होप कि वो लूप होल्स जो हैं एड्रेस हो। बिलाल साहब, अगेन 26वीं तरमीम के पीछे स्पिरिट तो यही थी कि आम आदमी की रसाई जो है वो आसान होगी। इस वक्त लगता है कि सिर्फ ख़ास लोग जो हैं उन पर फोकस है। हम हाई कोर्ट्स में देख रहे हैं, इल्ज़ामात भी जो लग रहे हैं वो आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, जजेस के खतूत आ रहे हैं। जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे फोकस क्यों नहीं है? कहा गया था वहाँ पे फोकस जाएगा, क्यों नहीं? जी, बल्कि ये इस पे काम जारी है मारिया साहबा। ये आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम
کہ عمل کے دوران اعظم طارق صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بات کی تھی اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ وہ اب کام قریب ہے جی کہ فار دیٹ ٹو بی پریزنٹڈ ان دا اسمبلی. آئی تھنک منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کافی طویل عرصے سے اس پہ کام کرتی ہے, کافی کمپریہنسو پیکیج آئی بلیو, اور اسپیسیفکلی ایڈریسنگ دا ایشوز آف دا لوور کورٹس کہ ہاؤ ٹو انشور اسپیڈی جسٹس دیر, اس میں جو بھی چیزیں بہتری ہے, کس طرح کیسز کو ٹائم باؤنڈ کرنا, ہاؤ ٹو انشور کہ وہ ٹائم باؤنڈ کرنے کے بعد پریکٹیکلی کس طرح امپلیمنٹ ہوگا, اس کے کوئی کانسیکوینسز. کیا یہ پارلیمنٹ کے فلور سے جب 26ویں ترمیم ہم کر رہے تھے, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں, کوئی جو ٹائم باؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, یا جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی بھی کنسرنز ہے کہ ایف بی آر کے اتنے زیادہ اسٹے آرڈرز پہ جو ہیں چیزیں پڑی ہیں, کیا اس میں اس وقت تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ نہیں, دیکھیے اس ٹائم تیار, دیکھیے لیجسلیشن کا انکم اینی ٹائم نا, وہ آئینی ترامیم کا سلسلہ تھا, یہ آئینی ترامیم نہیں ہے, دس از اے پیکیج آف لیجسلیشن وچ ول ریلیٹ ٹو لاز آئی بلیو. اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے اور آئی تھنک ان قریب وہ پیش کیا جائے گا فلور آف دا ہاؤس پہ, اینڈ دین آبویسلی پورے پارلیمنٹری پروسیس سے گزرے گا, اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس میں جائے گا, وہاں پہ تھریڈ بیس پہ ڈسکشن ہوگی, اور اس میں بنیادی طور پہ یہی اس کا مقصد ہے کہ لوور کورٹس کے ایشوز ایڈریس کیے جائیں. اس میں دو باتوں کا بس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی بھی جو ملاقات چیف جسٹس سے ہوئی, میں شرمیلا صاحبہ کی اس بات کو انڈورس کروں گا. میرا خیال ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ایگزیکٹو کو جوڈیشریل معاملات میں انٹرفیئر کرنا چاہیے یا جوڈیشری کو ایگزیکٹو میں انٹرفیئر کرنا چاہیے, مگر آئی تھنک کہ اگر پرائم منسٹر کی اور چیف جسٹس کی اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے جہاں پہ ان ایشوز کے اوپر اس طرح کی بات چیت سے بہتری آ سکتی ہے, فار ایگزامپل پینڈنسی آف کیسز کے اوپر, یا فار ایگزامپل ریاست کے ٹریلینز آف روپیز کے ٹیکس کیسز ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں, یا جو ہماری معاشی اصلاحات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف معاشی اصلاحات اگر ہوں اور جوڈیشری کے اندر اسٹے آرڈرز پہ ہمارے پیسے پھنس جائیں تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی, لوکل انویسٹمنٹ بھی متاثر ہوتی ہے. سو آئی تھنک اگر if limited interactions focused on these issues اگر ہوتی ہیں اور اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے تو ایسے ڈائلاگ میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز فار ایگزامپل ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ, کل آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے کیس مینجمنٹ ایک سسٹم کا افتتاح بھی کیا ان آرڈر ٹو اسٹریم لائن دیز کیسز, جو کہ حکومتی کیسز خاص طور پہ زیر التوا ہوتے ہیں, اس کی پراپر ٹریکنگ کا ایک نظام نہیں رہا ریاست میں, وہ پائلز آف فائلز ہوتے ہیں, لمبی لمبی فہرستیں بنتی ہیں. تو ناؤ تھرو اے ڈیجیٹائزڈ سسٹم اینڈ این ایپلیکیشن, ایک ڈیٹا بیس کے تحت اب اس کی پراپر ٹریکنگ بھی ہوگی اور لا کیس اسائنمنٹ بھی ہوگی اینڈ اس کا فالو اپ بھی ہوگا. مگر یس آئی تھنک دیر از اے نیڈ, دیر از اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ, اور وہ ہونی چاہیے. اور ان ایڈیشن ٹو دا فیکٹ کہ پرائم منسٹر کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے, میرے خیال سے کہ جب ہم اس طرح کے ریفارمز آتے ہیں جو کہ کورٹس اور ٹرائلس کو افیکٹ کرتے ہیں, آئی تھنک اس میں اگر جوڈیشری کا لوور جوڈیشری ہو یا سپیریئر جوڈیشری ہو, اگر اس کی ان پٹ آئے تو اس میں حرج اس لیے نہیں ہے کیونکہ کورٹ روم میں ان کا بھی ایک پرسپیکٹو ہے. And if they have, and some of them have been lawyers in the past, they are the ones who are adjudicating there. تو اگر ان کی طرف سے انپٹ آتی ہے which can result in better legislation, I think it is not a bad thing to have that input. I am hoping against hope that happens. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی عام آدمی کی جو ہے وہ انصاف تک رسائی جو ہے وہ آسان کرنے لگے. آپ کو یاد ہے 2007 میں افتخار چودھری صاحب نے جب تحریک لیڈ کی تھی تو اس وقت بھی یہی باتیں کی تھیں, اور بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے مایوس ہو کر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں صرف فیسیلیٹیٹ جو ہوا وہ ایک خاص آدمی تھا, اور وہ افتخار چودھری صاحب خود فیسیلیٹیٹ ہوئے, عام آدمی تو وہیں کا وہیں رہ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں ایز اپوزیشن, اگین اپوزیشن شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے جس طرح آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی, یا آپ کو بھی یہ لگتا ہے ابھی بھی خاص کی بات ہی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو فوکس گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اپنا ٹینیور پورا کرے اور اپوزیشن کو کرش کرے. اگر اس معاملے سے نکل گئی اور عوامی اس پہ توجہ دی گئی تو پھر بات بنے گی, لیکن فی الحال تو مجھے کوئی نہیں لگ رہا ہے. جہاں بھی دیکھو انسرٹنٹی ہے, مطلب کوئی آپ کے ایکسپورٹ کو دیکھیں, آپ کی ملیں بند ہو رہی ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہماری تو سب سے اہم ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے, اور اب تک جو ٹریبیون کی رپورٹ بھی ہے کچھ اور اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا 187 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں, اور تقریباً وہ جو لومز فیکٹریاں ہیں ہزاروں کی تعداد میں بند ہو گئی. 2 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے. تو جس ملک کے اندر سب سے بڑی جو ایکسپورٹ کا ذریعہ ہے اگر وہ نہیں رہا, ہمیں فوکس کرنا ہے عوامی ایشوز کے اوپر جو حکومت نہیں کر پا رہی, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ سارا پریشر یہ ڈال رہی ہے کہ جی عمران خان کا نام تک لینے پہ پابندی ہے, جی عمران خان جو ہے وہ کیا کھا رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, کیسے جی رہا ہے, اور یہ سارا دن ہم یہی ٹاک شو میں سنتے ہیں. مطلب کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی گورنمنٹ سیریس ہے, بس یا تو آئی ایم ایف کے قرضوں میں الجھتی رہے گی, جی ڈیلیگیشن آ گیا ہے, بات چیت کامیاب ہو گئی ہے, بس تالیاں بجاؤ کیونکہ قرضہ مل رہا ہے. دیکھیں 27,000 ارب کا قرضہ ہم لے چکے ہیں 2 سالوں.
अब जो 27,000 का कर्जा है, अगर आप ये कहें, सिर्फ एक चीज को आप देखें कि आवाम को रिलीफ क्या मिला है, मोटरवे के आपने इतने टैक्सेस बढ़ा दिए कि आम आदमी, जो गरीब आदमी भी इस पे सफर कर सकता था, वो भी नहीं कर रहा है। क्यों कि आगे जो उतरता है पिंडी में इस्लामाबाद के टोल प्लाजे पे, तो उसको 1,000 रुपए देना पड़ता है। देखिए, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। कोई खाने पीने की अशिया, अब रमजान आ रहा है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि चीजें पहले से ही महंगी है, और अब रमजान में अगर ये हो गया तो आप देखें कि आवाम का क्या पारा होगा। मुझे तो नहीं समझ आ रही है, क्योंकि गरीब लोग हैं, हम सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन बहुत जीना मुश्किल हो रहा है। ये हकीकत में आपसे बता रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होगा, जिनके कारोबार होंगे, लेकिन आम आदमी जो है ना, जो दिहाड़ी मार है, दिहाड़ी, उसके उसके बहुत बुरे हालात हैं, और ये गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए, जो नहीं होता है। बिलाल साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मुझे डू यू वांट टू जी रिस्पॉन्ड? आई कैन, बट जी सब जी देखिए, इसमें बात ये कि अगर हम बात करेंगे आईएमएफ से कर्जे लेके खुश होने की, देखिए आईएमएफ से प्रोग्राम में कोई खुशी से नहीं जाता, और हमने तो आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम 2016-17 में मुकम्मल कर दिया था। उसके बाद आपने ही कहा था कि खुदकुशी कर लेंगे, आईएमएफ नहीं जाएंगे, मगर आप आईएमएफ भी गए, आपने आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल भी नहीं किया है, खान साहब के दावे थे, और उसके बाद आपने जाते जाते अपना ही किया हुआ प्रोग्राम सबोटाज किया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला, और उसी वजह से हमने आके मजबूरन रियासत की ज़रूरत समझते हुए, मईशत की ज़रूरत समझते हुए, हमने ना सिर्फ आपका किया हुआ आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव किया, फिर हमने आज भी एक आईएमएफ प्रोग्राम इसलिए किया ताकि एक मुआशी बेस मिले, मुआशी स्टेबिलिटी के लिए, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रेंथन हो, और आप जो मर्ज़ी कर लें या कह लें, सबका ये ख्याल था पिछले फरवरी में कि एक साल में मामलात नहीं संभलेंगे। सबका ये ख्याल था कि पिछली जून जुलाई तक ये मामलात इतने मुश्किल हो जाएंगे कि बड़ा सियासी प्रेशर बन जाएगा, और इसी वजह से उस टाइम पे पीटीआई के पास अगर कोई विंडो भी थी कोई कोalition गवर्नमेंट बनाने की, तो उन्होंने उसकी तरफ वो नहीं गए, क्योंकि सबका ख्याल था ये तो संभाला ही नहीं जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर ना सिर्फ आईएमएफ का प्रोग्राम एग्री हुआ और वो बेस बना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही बढ़े, जो कि, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों हम इसका जिक्र करते हैं, ये आम शहरी के लिए ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपके ये डॉलर के ज़खायर ही कम होते हैं तो आपका क्राइसिस आता है और आपको आईएमएफ की तरफ जाना पड़ता है, आपके मुल्क डिफॉल्ट की तरफ तभी धकेला जाता है। तो रोल ओवर भी है, मगर उसमें जी नहीं, देखिए मगर एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है, बात करें इस साल एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है, और इस साल ऑन ट्रैक रहे, तो वी विल हैव सिग्निफिकेंटली हायर एक्सपोर्ट्स देन लास्ट ईयर। एग्रीकल्चर हैज कंसिडरेबली गॉन डाउन। नहीं, मगर देखिए ओवरऑल आपकी इन्फ्लेशन में 2.4% आपकी महंगाई की शरह पिछले 9 साल की कम तरीन है, जो कि पहले एक आग लगी हुई थी जब हमने हुकूमत संभाली थी 2022 में, ख़ास तौर पे जब पीटीआई, तो उसके बाद अब महंगाई की शरह में भी कमी आई। आपकी अभी एक बिजनेस कॉन्फिडेंस में इजाफा हो रहा है, आपकी प्राइमरी सरप्लस अभी जा रहा है, जो कि आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल के आपके रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स अगर आप देखें तो उसमें एक पॉजिटिव इंटरेस्ट एक्सपेंस को निकाल के आ रहा है, करंट अकाउंट आपका सरप्लस जा रहा है, एक मुआशी बेस का तायुन, जी सिंध का तायुन भी है, एक स्टेबिलिटी है, एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल है। ये वो चीज़ें हैं जिस तरफ जो खान साहब जिनसे हमें दूर करके गए थे 2022 में, और पूरी कोशिश की गई आईएमएफ को चिट्ठियां लिख के कि मुल्क किसी तरह डिफॉल्ट कर जाए। तो बहरहाल आज ये मजीद बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर है, और इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ सफ़र जारी रहेगा। एक साल के अंदर जो रिजल्ट्स आए, ये किसी की भी तवक्को नहीं थी कि ये इतनी बेहतरी आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह आई है, ना सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी जो ऑन द ग्राउंड डिलीवरी हो रही है, मैं आप मेरे इलाके जेलम में आए, मैं आपको ऑन द ग्राउंड एक एक करके इनिशिएटिव, क्योंकि मैं खुद ट्रैक करता हूँ एज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयर, वहाँ पे ऑन द ग्राउंड में आके किसी भी साथी को, शौकत साहब को आके दिखाऊंगा कि अमली तौर पे आवाम के लिए क्या। शर्मिला साहब कुछ ऐड करना चाह रही है? शौकत साहब की तरफ आती हूँ, शर्मिला साहब कुछ कहना चाह रही है? शर्मिला जी मारिया जी, were you saying something? Did I miss out something? मैं आपकी तरफ आ रही थी, कुछ अगर आप कहना चाह रही हैं तो मैं सवाल की तरफ चलती हूँ। मैं तो क्यानी साहब की बातें सुन रही थी। अच्छा, मैं ये कह रही थी शर्मिला साहिबा, अभी एक तरफ तो ये हमें मौशी जो हैं वो हमारे चैलेंजेस मौजूद हैं, बट देन फ्लिप साइड पे ये है कि ऑब्वियसली इससे सब कुछ बार बार ये हर दफ़ा बात होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इससे जुड़ी हुई है। पीटीआई जिस तरह जाना चाह रही है तहरीक की तरफ ईद के बाद, गो के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कैंप जो है, एलाइज, आप सारे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि वो चीज़, ये बेल जो है वो मंडे नहीं चढ़ेगी, बिकॉज आपस में इतनी इनकी टूट फूट है, ऑपोजिशन पार्टीज के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो आपसी डिफरेंसेस हैं। बट डोंट यू थिंक कि ये ज़रा हुकूमत का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड है? नहीं मारिया, देखिए पीटीआई के अंदर अंदरून टूट फूट तो है ना, वो तो बड़ी वाजे है,
खान साहब एक टीम बनाते हैं, फिर उससे नाखुश होकर उसको हटा देते हैं, फिर दूसरे लोगों को ले आते हैं। अब आप देखिए गंडापुर को हटाया उन्होंने प्रेसिडेंटशिप से, फिर मरवत को निकाला, कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ अनफेवरेट्स होते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन ये चले अंदरूनी इश्यूज हैं, बट जिस तरह IMF को खत लिख दिया और चीजें सड़कों पे निकल आए, आपको इंटरनेट बंद करना पड़ता है, स्पॉइलर का किरदार तो अदा करता है ना नॉनदलेस, चाहे वो अपनी अचीव कुछ चीजें कर सके ना कर सके। देखिए मारिया, ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना कि दैट दे आर इन ऑपोजिशन, और उनकी एक अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, पार्लियामान में तो एक स्ट्रेंथ है ना उनकी, लेट्स नॉट डिनाई दैट। लेकिन इसके साथ साथ अगर पार्टी के अंदर, और इन हालात में होता भी ऐसा ही है कि जब आप ये ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फेंस, तो कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, बाकी लोगों पे आप शक करते हैं, स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही होती। अब देखिए इनका भी सर्वाइवल मोड यही है कि ये एजुटेशन करें, बिकॉज आई सीरियसली फील के अगर ये चुप करके बैठ जाते हैं तो जाहिर बात है इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो और हमेशा से ये हुकूमत में भी जब भी थे, जब भी ये एजुटेशन ही करते थे, हुकूमत में रहते हुए भी ये समझते थे कि ये ऑपोजिशन के अंदर है। दिस इज दैट पॉलिटिक्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर फ्रॉम देम। अब बात ये है कि एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, और ये एक हकीकत है, कि आप रियासत से नहीं लड़ सकते। रियासत के पास बेतहाशा इख्तियारात होते हैं, कब तक लड़ेंगे आप? बड़ी बड़ी जंगें होती हैं जी, और वो जंगें जो हैं फिर वो मुज़ाकरात की मेज के ऊपर हल होती हैं। ये हमने देखा है, तारीख हमें ये सिखाती है। सही। इनको भी बैठना पड़ेगा। अच्छा, जब ये इस किस्म की एजुटेशन करते हैं या कॉल देते हैं, बिलखुसूस जब कोई फॉरेन डिग्नेटरी पाकिस्तान आ रहा होता है, या जब IMF को खत लिखते हैं, तो ये फिर ये सियासत नहीं कर रहे, ये बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। चले, क्योंकि मैं जरा तमाम शौकत साहब का ये बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, बिकॉज आई एम मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। शौकत साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद से आपकी बहुत इस वक्त उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं, लेकिन जितनी अंदरूनी टूट फूट है, जितनी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिनको आप साथ लेके चलना चाह रहे हैं, उनके साथ भी आपके डिफरेंसेस हैं, तो ये आप कैसे जो है ये तहरीक चला सकेंगे और कामयाबी से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का जो ख्याल है ना, और बड़ा प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि जी बड़ी टूट फूट है पार्टी के अंदर, एक दो इख्तिलाफात, दो बंदों के इख्तिलाफात आ जाए तो उसको बड़ा टूट फूट कहा जाता है। और फर्क क्या पड़ेगा आप मुझे बताएं? हमेशा ऐलान करते हैं तारीख इमरान खान, और इमरान खान के आवाज पे लोग निकलते हैं, तो कोई हमें तो 9 मई के बाद भी बहुत सारे लोग छोड़ कर गए। लेकिन जो ग्रैंड अलायंस में आपकी जो पार्टीज है, जो UIFA है, उसमें कामरान मुर्तजा साहब कह रहे थे, खत पे उनके तहफ्फुज़ात थे कि प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहिए था। अचकज़ई साहब, जब आपने जलसा बगैर बताए डिले किया तो उस पे उनके तहफ्फुज़ात थे। उसकी कोशिशें हो रही हैं, देखिए ग्रैंड अलायंस बन जाएगा इंशाल्लाह उसकी, क्योंकि 2-3 चीजों पे तो हम हमारा इत्तेफाक है ना, कि सपोज हम वो भी कहते हैं जी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इसको जाना चाहिए, हम भी कहते हैं। इसी तरह कहते हैं फॉर्म 47, आप फॉर्म 47 वाले हैं KP में, जो UIFA वालों का तो तकाजा ही है। देखिए एक चीज पे तो हम है ना कि वो कह रहे हैं 47 की गवर्नमेंट है, इसको जाना चाहिए। दूसरा मुतालबा उनका ये है कि जी इलेक्शन कराया जाए, तो हम इसके साथ शामिल हैं, हम जी कराएं इलेक्शन, हमें तो कोई खौफ नहीं है, वोट तो हमें पड़ रहा है, हमें क्या किस चीज का खौफ है। दूसरा, मेरे भाई ने जो बात की ना, देखें इन्होंने कहा कि जी अब बड़ी तरक्की हो रही है, मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त ग्रोथ रेट क्या है? हमारे दौर में 6.2 था, जो एक कह रहे हैं कि जी मईशत तबाह थी, सब कुछ तबाह था, उस वक्त ग्रोथ रेट हमारा GDP था 6.2, जो हमारे खजाने में पहले साल में आपका ग्रोथ रेट नेगेटिव गया था, मनफी गया था। पेट्रोल था पेट्रोल 145 था, डॉलर 182 था। मतलब ये कि दिवालिया किसने किया, किसके दौर में दिवालियापन की तरफ हम चले गए? मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मुआहदे आप लोगों ने किए IPP के, जिसकी वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपने भी किए, वैसे बाय द वे आपकी हुकूमत में भी आया IPPs के मुआहदे, शौकत साहब अकेले उन्होंने नहीं किए, आपने भी किए। हम तो चाहते हैं कि इसको खत्म करें ये किसी तरीके से, लेकिन इन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के मुआहदे किए हैं। नहीं, नए मुआहदे आपके भी हुए, आपके टाइम पे भी हुए, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। चले क्विकली बिलाल साहब, क्विकली मेरे पास आखिरी 30 सेकंड रिस्पॉन्ड जी देखिए, मैं खैर ये तो जी ये इस तरह है कि जो जिस ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं ना जी,
اس ٹائم پہ ملک کو آپ نے ڈیفالٹ کر کے آپ نے کنزمپشن لیڈ گروتھ کر کے آپ نے کوئی کمال نہیں کیا, اور اس کے بعد آپ نے جب ڈالر کے ذخائر بالکل منیمل کر دیے جو وجہ بنتے ہیں ملک کی ڈیفالٹ کے, اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سری لنکا میں ہم نے دیکھا کہ پیٹرول ختم, ڈیزل ختم, فائنینشیل سسٹم سے دنیا کے آپ بالکل منقطع, اس طرف خان صاحب نے دھکیلا ملک کو. تو اس لیے گزارش ہے آپ ایک ملک کو اور اس کی معیشت کو آگ لگا کے اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر گئے, اور جب کسی نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو آپ نے اس کے ہاتھ بھی کاٹنے کی پوری کوشش کی. تو گزارش ہے آج اس میں آپ پارلیمنٹ کے اندر بطور اپوزیشن مذاکراتی ٹیبل سے بھاگنے کے بجائے ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں, ہم اس کو ویلکم کریں گے بجائے اس کے کہ جس طرح کی آپ سیاست کرتے ہیں. آن اے ویری لائٹر نوٹ جی, آج جہاں تک پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کی بات ہے تو میں جی تو یہ گزارش ہے آپ پی ٹی آئی کے 3 لوگ ہی بلا لیں تو آپ کا آج ٹاک شو ہو جائے گا, آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے جی. میرا خیال ہے on that note we'll end today's program, but let's hope کہ something constructive comes out in the parliament, اور جو جس چیز کے لیے عوام نے ووٹ دیا ہے نمائندگان کو کہ عوام کی زندگی جو ہے وہ بہتر کریں, اس کی طرف کوئی ہم گامزن ہوتے ہوئے کم از کم نظر تو آئیں. On that note we'll end today's program. بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ, شرمیلا صاحبہ آپ کا, اور شوکت صاحب thank you for making time for the program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz. درست ہر وقت بر وقت.